नमस्कार, मैं डॉक्टर अल्पना पारिक, पॉलिटिकल साइंस एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, आपको सेकंड पेपर के बारे में मैंने भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ाया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जानेंगे। देखिए, 16वीं शताब्दी में अंग्रेज हमारे यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे जब ये देखा कि यहाँ आपस में फूट है, छोटे छोटे राज्यों में विभक्त है और राजा आपस में लड़ते रहते हैं, तो उन्होंने हमारी शासन सत्ता पर भी अधिकार करने की कोशिश की। फलस्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन के पीछे बहुत सारे कारण रहे। सबसे पहला कारण रहा 1857 का विद्रोह, जिसे कि हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। 1857 का विद्रोह असफल हो गया और 1857 के बाद 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से व्यवस्था निकलकर सीधा ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में आ गया और हम ब्रिटिश उपनिवेश बन गए। 1857 का जो विद्रोह फैला, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, जैसे गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूस को मुंह से खोलने के लिए जब सिपाही मंगल पांडे ने इनकार कर दिया तो इस विद्रोह का जन्म हुआ। कानपुर में नाना साहब जो थे, उनको पेंशन से वंचित कर दिया गया। रानी झांसी को गोद लेने के अधिकार से वंचित किए जाने पर वो क्षुब्ध थी और 1857 में उन्होंने क्रांति छेड़ी। प्रथम प्रयास में हमें सफलता नहीं मिली और लेकिन विद्रोह जो है या राष्ट्रीय आंदोलन जो है, उसकी शुरुआत हो गई। दूसरा कारण था धार्मिक और सामाजिक सुधार। ये सुधार अपनी परतंत्र स्थिति पर हमें सोचने के लिए मजबूर करने वाले सक्रिय हथियार बने। इन्होंने हमें विवश किया कि हम अपनी पराधीन स्थिति के बारे में सोचें। इस समय अनेक धार्मिक आंदोलन हुए, अनेक धार्मिक और समाज सुधारक संस्थाएं बनी, जैसे कि 1828 में राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना, रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस द्वारा अपनी भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता को लोगों के सामने रखा। 1893 में विश्व सर्वधर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति का उच्चतम पक्ष विवेकानंद ने रखा। इस काल में ये कोशिश की गई कि हम अपने आप को पहचाने, अपनी शक्ति को पहचाने और अपनी इस परतंत्र स्थिति से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करें। 1875 में मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई, जिसकी संस्थापक मैडम ब्लॉटोवस्की और कर्नल ऑल्टॉक थे। किंतु आयरिश महिला श्रीमती एनी बेसेंट ने इसको वास्तविक महत्व प्रदान करते हुए भारतीय राष्ट्रवाद, भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म, इनके उच्चतम पक्षों पर अपने विचार रखे। ये सुधार आंदोलन धार्मिक और सामाजिक सुधारों तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि जनमानस में जागृति पैदा कर और उन्हें एकता के सूत्र में बांधने वाले भी थे। तीसरा कारण है मुस्लिम आंदोलन। जब हिंदू समाज सुधार के प्रयत्न हो रहे थे, हिंदू संगठन और संस्थाएं आगे आ रही थी, उसी समय बहुत सारे मुस्लिम आंदोलनों ने भी इसमें अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। देखिए, सबसे पहला जो है वो है इसमें वहाबी आंदोलन तथा अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन के माध्यम से मुस्लिम धार्मिक दकियानूसी परंपराओं और रीति रिवाजों का विरोध किया गया। अंग्रेजी शिक्षा के प्रति झुकाव हुआ। अहमदिया आंदोलन ने विभिन्न संप्रदायों के बीच सद्भाव का वातावरण बनाया।
मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा जैसा उत्तेजना पैदा करने वाला गीत हमें प्रदान किया। चौथा कारण जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि राष्ट्रीय आंदोलन का रहा, वो रहा राजनीतिक एकता। ब्रिटिश शासन से पूर्व, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, कि राजनीतिक एकता का अभाव था, राजा परस्पर लड़ते रहते थे। तो अंग्रेज़ों ने जो है इस विभाजित मानसिकता का लाभ उठाया और भारत पर जो है अपना अधिकार करने की कोशिश की। रियासतों पर कब्जा करके संपूर्ण देश को ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया। संपूर्ण देश के लिए एक ही प्रशासनिक व्यवस्था को आरंभ किया गया। अखिल भारतीय सेवाओं का आरंभ हुआ। इसी समय रेल, सड़क, डाक व्यवस्थाएं शुरू की गईं। ये व्यवस्थाएं शुरू तो ब्रिटिश शासकों ने अपनी मजबूती के लिए की थी, किंतु इन्होंने ब्रिटिश शासन की जड़ें हिला दी। क्यों? क्योंकि रेल, सड़क, डाक, इन सारी व्यवस्थाओं ने भारत के विभिन्न प्रांतों को जोड़ने का काम किया और भारत की राजनीतिक एकता को मजबूत करने का काम किया। इसी दरमियान आपस में विचारों के आदान प्रदान, विचार विमर्श के माध्यम से एक अद्भुत राष्ट्रीय एकता का विकास हुआ और इस राष्ट्रीय एकता ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। आवागमन और संचार के माध्यमों की भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अपने साम्राज्यवाद को मजबूत करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने आवागमन और संचार के साधनों को मजबूत किया। अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए उन्होंने ये किया, किंतु ये हमारे लिए एक वरदान साबित हुए। संचार साधन जैसे डाक, तार, टेलीफोन, रेल, ये सब साधन जो है वो अंग्रेज़ों की बजाय हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुए, वरदान साबित हुए। इन्होंने हमारे राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन सुविधाओं का लाभ भारतीयों ने उठाया और वो एक दूसरे से मिलने जुलने लगे, अपने विचारों को आदान प्रदान करने लगे और राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान करने का मार्ग इससे प्रशस्त हुआ। पश्चिमी शिक्षा और साहित्य का प्रभाव जो है उसने भी राष्ट्रीय आंदोलन को उद्वेलित करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ साम्राज्यवादी हितों, साम्राज्यवाद की सुरक्षा, प्रशासनिक सुधार और कुशलता तथा एक ऐसा वर्ग तैयार करने के लिए हुई जो भारतीय होते हुए भी आचार विचार, रहन सहन से अंग्रेज हो जाए। लेकिन अंग्रेजी भाषा एक संपर्क भाषा थी। अंग्रेजी साहित्य, चाहे आप फ्रांस की राज्य क्रांति कह लो, चाहे आप अमेरिका की स्वतंत्रता आंदोलन कह लो, इन सब के बारे में अंग्रेजी विचारकों ने बहुत कुछ लिखा और यही कारण है कि अंग्रेजी साहित्य को जानने के पश्चात यूरोपीय विचारकों और साहित्यकारों की उदारवादी, समाजवादी, लोकतांत्रिक विचार आदि से भारतीय जनमानस परिचित हुआ। लॉक, मिल, रस्किन की रचनाओं ने भारतीय जनमानस को उद्वेलित किया। स्पेंसर जैसे विचारकों ने मानवीय स्वतंत्रता के भाव को जागृत किया। इन सभी से भारतीयों को ये ज्ञात हुआ कि कोई भी विदेशी शासन स्थानीय जनता के हित में काम नहीं कर सकता, न ही वहाँ के लोगों के अधिकार, स्वतंत्रता और मानवीय गरिमा को बचा सकता है। इसलिए अपने अधिकारों की रक्षा के लिए स्वयं को अपना शासनकर्ता बनना पड़ेगा। इसी भावना के साथ राष्ट्रीय आंदोलन को उन्होंने अग्रसर किया। भारतीय समाचार पत्र और साहित्य की भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी एक विशेष भूमिका को बनाए हुए थी। भारतीय भाषाओं में राजनीतिक विचारों का आदान प्रदान इन्हीं समाचार पत्रों के माध्यम से हुआ। अमृत बाजार, ट्रिब्यून, हिंदू, केसरी, पायनियर, बंगला भारती
आदि ऐसे समाचार पत्र हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाई, भारतीय जनमानस को जागृत करने में एक महती भूमिका निभाई। इन समाचार पत्रों में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की बुराइयों को उजागर किया गया। बंकिम चंद्र का आनंद मठ क्रांतिकारियों की गीता बन गया और वंदे मातरम जैसा गीत हमारे लिए जादू का काम कर गया, हमें जोड़ने का काम कर गया। अगला जो कारण है राष्ट्रीय आंदोलन का वो है विदेशी आंदोलनों का प्रभाव। अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, फ्रांस की राजनीतिक क्रांति, आयरलैंड का होम रूल आंदोलन आदि सबने भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत का काम किया। इनको पढ़कर, इनको समझकर भारतीय जनमानस में उत्कंठा हुई कि हम भी स्वतंत्र हो सकते हैं और अपने शासन के कर्ता स्वयं बन सकते हैं। अगला जो कारण है वो है भारतीयों का विदेश गमन। शिक्षित, सुविधा संपन्न वर्ग ने जब विदेश यात्राएं करनी शुरू की तो वहाँ की प्रजातांत्रिक व्यवस्था, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था आदि को करीब से देखा तो उन्होंने वैसे ही समाज की कल्पना अपने लिए भी की। स्वदेश वापसी पर अंग्रेजी शासन से उन्होंने अपने अधिकारों के लिए पुरजोर और तीव्र मांग करनी शुरू की और यहीं से राष्ट्रीय आंदोलन उत्तरोत्तर आगे बढ़ने लगा। अगला जो कारण है वो है आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों का किया गया, उसने भी भारतीय मानस में अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह की भावना भर दी। जैसे कच्चा माल कौड़ियों के दाम पर खरीदते थे, अपने कारखानों से बनी हुई चीज़ों को ऊंचे दामों पर बेचते थे। भारतीय लघु और कुटीर उद्योग थे, उनको नष्ट कर दिया क्योंकि वो अपने मशीनों से बनी हुई चीज़ें सस्ते दाम पर यहाँ बेचते थे और भारतीय कुटीर उद्योग धंधे लगभग समाप्त हो गए। कपास से आयात शुल्क हटा दिया गया, जो कि सूती वस्त्र जो कि भारत का प्रमुख उद्योग था वो खत्म हो गया। उद्योग धंधों के नष्ट हो जाने पर कृषि पर अत्यधिक दबाव आ गया, किंतु कृषि प्राकृतिक आपदाओं के कारण निरंतर जो कृषक थे वो दबाव में रहते थे और कृषि से पर्याप्त आय नहीं हो पाती थी। तो जब भारतीय जनता में रोष प्रकट हो गया क्योंकि आर्थिक शोषण को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और यही राष्ट्रीय आंदोलन ने अपना आगे का मार्ग लिया। बच्चों, स्वतंत्रता संग्राम तक पहुंचने से पहले हमें एक लंबा स्वतंत्रता आंदोलन में हमने क्या क्या अंग्रेज़ों से पाया, उसके लिए हमने क्या क्या संघर्ष किया, ये सब पढ़ना है। जब अंग्रेज़ों ने हमारे उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया तो हमारी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई, काफ़ी कमज़ोर हो गई। अगली जो बात है वो है कि अंग्रेज़ों के द्वारा कई दमनात्मक कदम उठाए गए जिन्होंने इस विद्रोह को जन्म दिया। जैसे कि लॉर्ड लिंटन का शासनकाल, उसमें अपने चरम पर दमन किए गए। जैसे 1876 में सिविल परीक्षा में बैठने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। 1876 से 1878 तक देश में अकाल और महामारी का प्रकोप रहा और ऐसे में भारतीय जनता की मदद करने की अपेक्षा अंग्रेज़ों ने उन पर अत्याचार किए। महारानी विक्टोरिया की भारत यात्रा के समय उनके आगमन पर भव्य भोज दिया गया, दिल्ली दरबार आयोजित किए गए, उसमें बहुत अधिक पैसे खर्च हुए जिनका बोझ जनता पर आया। एक तरफ भारतीय जनता महामारी से ग्रसित थी,
आर्थिक दयनीयता की स्थिति में थी, दूसरी तरफ इस तरीके के आयोजनों ने भारतीय जनमानस में बहुत अधिक रोष पैदा किया। भारतीय समाचार पत्रों की अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता को हनन करने वाला वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया, जिसमें कि उनकी स्वतंत्रता को सीमित करने की या उस पर लगाम लगाने की कोशिश की गई। इसी तरीके से भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत भारतीयों को शस्त्र चलाने पर पाबंदी लगा दी, जबकि अंग्रेज़ों पर ऐसा प्रतिबंध नहीं था। कपास से सीमा शुल्क हटा दिया गया, सेना पर अत्यधिक व्यय होने लगा। इन सब कारणों ने भारतीय जनमानस को परेशान किया। अगला जो कारण है जिसे कि हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन या राष्ट्रीय जागरण का कारण कह सकते हैं, वो है इल्बिट बिल। अंग्रेज़ों ने पहले तो उच्च पदों तक भारतीयों के पहुंचने पर एक रोक सी लगा दी थी, और कोई यहाँ तक पहुंच भी जाए, अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंच भी जाए, तो उस अधिकारों के प्रयोग को अनेक माध्यम से सीमित कर दिया। ऐसी ही एक स्थिति ये भी थी कि भारतीय जज अंग्रेजी अपराधियों के मुकदमे सुन सकते थे, अंग्रेजी अपराधियों के मुकदमे ना सुन सकते थे, ना उन्हें दंडित कर सकते थे। ऐसे में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1883 में एक बिल आया, इल्बिट बिल, जिसने व्यवस्थापिका में विधेयक रखा और जिसका उद्देश्य ये था कि भारतीय जजों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध मुकदमे सुनने का अधिकार देना था। अंग्रेज़ों को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने इस बिल को काले विधेयक की संज्ञा दी और अंततः ये बिल वापस ले लिया। जब अंग्रेज़ों ने अपने लिए कोई भी बंदिश स्वीकार नहीं की, तो भारतीय जनमानस में भी ये बात फैली कि हम क्यों अंग्रेज़ों के सामने झुकें। जब अंग्रेज़ अपने लिए एकजुट हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते। तो ये सारे कारण थे जो कि भारतीय जनमानस में अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह लाए, अंग्रेज़ों की नीतियों के प्रति उन्होंने विरोध किया और अपने शासन को स्वयं चलाने के लिए स्वराज्य की मांग करने लगे और आंदोलन करने लगे। अब आगे ये आंदोलन क्या स्वरूप लेता है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।